नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2025-26 को लेकर हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से आने वाली पॉलिसी में किसान बदलाव चाहते हो। साथ ही अगर बात करें तो अफीम सलाहकार समिति की बैठक भी 1 जुलाई को होने वाली है, जिसमें स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे और साथ ही बात करें तो किसान संगठन से जुड़े हुए नेता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सलाहकार समिति की बैठक सिर्फ औपचारिकता बैठक बन के रह जाती है, लेकिन जब इस बैठक में बात रखी जाती है तो पॉलिसी चेंज दिल्ली से होकर आती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अफीम किसानों की लगातार आवाज उठाते आते हैं यशपाल जी सिसोदिया। उनसे बात जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वे सोचते हैं सलाहकार समिति की बैठक को, किस तरीके से आप सोचते हैं कि ये जो बैठक आयोजित की जाती है। नवीन जी, अक्टूबर नवंबर में यदि भारत की सरकार का वित्त मंत्रालय अफीम की पॉलिसी को ओपन करता है, नीतियां तय करता है, और उसके पहले अगर जुलाई महीने में ही जिला सलाहकार समिति अपनी कोई टिप्पणी देती है, आहूत की जाती है बैठक जिसमें जनप्रतिनिधि भी होते हैं, अफीम के उत्पादन से जुड़े बड़े अनुभवी किसान भी होते हैं, गैर राजनीतिक दल के लोग भी होते हैं, और ऐसे में यदि कॉन्क्रीट ऐसे क्वेश्चन उभर करके आते हैं, ऐसे प्रश्न यदि ऐसे उभर करके आते हैं, ऐसी सुविधा ऐसी व्यवस्था उभर करके आती है जिनको मानने को लेकर के अगर सलाहकार समिति कोई सलाह देती है तो विभाग के अधिकारियों को ये नई मानसिकता रखना चाहिए कि आपकी सलाह माने या ना माने। मेरा इस विषय में ये कहना है कि सलाहकार समिति में जो छन करके आता है उसको जो दिल्ली में जनप्रतिनिधि है, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इनको इन जो सुझाव आते हैं, जो सलाह आती है, वो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी डीएनसी कार्यालय में अपना वक्तव्य देते हैं, और इसकी मिनट्स को दिल्ली में फॉलो करना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि ढाक के 3 पात, और सलाहकार यदि सलाह दे रहा है तो कलाकारों को इफ एंड बट नहीं करना चाहिए। ये कलाकारी हो जाती है जिसके कारण से किसान उन व्यवस्थाओं से वंचित हो जाता है जिसका वो हकदार है, और सरकार के बहुत शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं पड़ पाता है कि किसान क्या चाहता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या चाहता है, कहाँ हर्टल्स है, कहाँ गतिरोध है, कहाँ अवरोध है, इनको किस प्रकार से ठीक किया जाना चाहिए। तो सलाहकार समिति का मतलब ये है कि क्या कॉन्क्रीट जो सलाह दे रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे सलाहकार समिति की हर सलाह को मान लिया जाए, लेकिन वे सलाह जो किसानों के हित की हो, सरकार का बहुत ज्यादा बजट नहीं लगता हो, सरकार को बहुत ज्यादा पॉलिसी से आगे से विपरीत निर्णय लेने में अगर दिक्कत आती हो, तो ऐसे बिंदुओं को तो निकाल देना चाहिए। लेकिन वो तो सामान्य रूप से अगर कोई बात आती है जिसका कहीं बजट का प्रावधान आगे नहीं आता हो, कोई पॉलिसी की बहुत बड़ी परिवर्तन की बात नहीं आती हो, तो उनको जरूर दरकिनार कर देना चाहिए। बाकी सलाहकार समिति में अगर सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, सारे किसान आते हैं, तो उनकी बातों को सेंट्रल गवर्नमेंट को गंभीरता से लेना चाहिए, सब मैं मानता हूँ। यशपाल जी, साथ ही अगर बात करें तो आपसे लगातार किसान जो संपर्क में थे, चाहे अगर बात की जाए शशांक यादव घुसकांड की बात की जाए या फिर अन्य किसी मुद्दे की बात की जाए जो किसानों को बड़ा मुद्दा मानते हैं, और किसान लगातार आपके संपर्क में रहते हैं, तो क्या मानते हैं किन मुद्दों पर जो है सलाहकार समिति में बात होनी चाहिए और जो है ऊपर तक बात पहुंचनी चाहिए किसानों की? देखिए, अननेसेसरी किसान को जब लाइसेंस मिलता है उसके बाद नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी उनको किसी कारणों से परेशान ना करे, और जिस प्रकार से भाव की बात आती है तो भाव तो रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, किसान की मेहनत, और चूंकि मंडी में बिकने वाला माल नहीं है, ये भारत की सरकार इसको प्राप्त करती है, और भारत की सरकार प्राप्त करती है तो भारत की सरकार को चाहिए कि उसकी जो लागत लग रही है उस लागत के हिसाब से उसके मूल्यों में अभिवृद्धि करना चाहिए। और एनडीपीएस एक्ट का भी मामला है, वो भी किसान से जुड़ा मामला है, क्योंकि उसमें अगर किसानों को बेवजह परेशान किया जाता है तो वो भी एक विषय है, उसके ऊपर भी सलाहकार समिति के माध्यम से ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। वैसे काफी कुछ परिवर्तन आए, ये बात सही कि पहले बहुत लंबे अरसे के पहले, 2 दशक पहले, मोदी सरकार के पहले अफीम के अधिकारी किसानों के साथ किस प्रकार से एटीट्यूड करते थे, उनका किस प्रकार से दुर्व्यवहार केंद्रों पर होता था, काफी पारदर्शिता भी आई है। जैसे लाइसेंस को के जो नाम होते हैं लाइसेंस उसको अपलोड किया जाता है, ऑनलाइन होता है, पट्टे में नामांकन की सुविधा हो गई है, मृतक नामांकन में काफी रिलेक्शन दिया, लेकिन फिर भी अफीम के अधिकारियों को की जो हठधर्मिता और जो थोड़ी सी तानाशाही कह सकता हूँ मैं, या जिस प्रकार से उनका व्यवहार होता है उसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है कि काफी कुछ तो पारदर्शिता और प्रामाणिकता सामने आई है। जैसे लाइसेंस प्राप्त
किसानों को ऑनलाइन दिख जाता है, मतलब नामांकन आसान हुए हैं। तोल की जो तिथि है वो तोल की तिथियां भी ओपन होने लगी है। काफी कुछ सुधार है, लेकिन फिर भी अभी और भी सुधार की आवश्यकता है, सुधार की गुंजाइश है। जिस प्रकार से अगर कोई किसान पीड़ित है, परेशान है और अपनी बात कहने की हिम्मत करता है, कोशिश करता है, तो अधिकारियों का जो दबाव और दबदबा होता है उसके कारण से किसान असहाय हो जाता है। तो सलाहकार समिति में ये बात भी आना चाहिए कि किसान स्वतंत्र रूप से अगर अपनी बात कहता है तो नीचे के अधिकारियों को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। किसान सम्मान चाहता है, किसान अपमान नहीं चाहता है। यशपाल जी, अगर बात की जाए तो कोटा में भी जो है सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जहां पर अगर बात करें सीपी जोशी जो चित्तौड़ सांसद है, साथ ही बात करें कोटा के जो सांसद, झालावाड़ के जो सांसद है दुष्यंत सिंह जी, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। एक तो अफीम का भाव जो है 10,000 रुपए प्रति किलो होना चाहिए, साथ ही उन्होंने जो है रकबे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि 10 आरी की जगह 20 आरी का पट्टा देना चाहिए। तो क्या मानते हैं आप, किस तरीके से ये बात उन्होंने रखी है? देखिए, जहाँ तक पट्टे बढ़ाने की बात है और जो रकबा बढ़ाने की बात है, ये अफीम की इंटरनेशनल पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि उतनी अगर उत्पादन होगा तो उस अफीम का भारत की सरकार क्या करेगी, कैसा उसका यूटिलाइजेशन करेगी। क्योंकि कुल मिलाकर के इंटरनेशनल जो समझौते हैं और जिस प्रकार से जितनी आवश्यकता देश विदेश को पड़ती है उसके हिसाब से अफीम की उतना ही उत्पादन चाहती है जितना उत्पादन वो खपा सके। लेकिन जहां तक भाव का मामला है, भाव का मामला तो वास्तव में बढ़ना चाहिए, इसलिए कि किसान को उचित भाव नहीं मिलता है तो फिर वो ठगा सा महसूस करता है। यशपाल जी, एक बड़ा किसान जो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि सीपीएस पद्धति जो है खत्म होनी चाहिए और लूनी चीनी पद्धति लागू होनी चाहिए। आप इसे किस तरह से सोचते हैं? साथ ही अगर बात करें तो डोला चूरा नष्टीकरण को लेकर किसानों के सामने बड़ा संकट है, मुआवजा नहीं मिलता है, ऊपर से आबकारी विभाग जो है उनसे मांगता है कि आपके पास कितना डोला चूरा पड़ा है। तो किस तरह के इन दोनों मुद्दों को आप देखते हैं? देखिए, सीपीएस पद्धति एक नई सिस्टम में लॉन्च हुई है, किसानों ने उसको स्वीकार किया है और किसान उसको भली भांति चलाने की मनस्थिति में भी आया है। जिस प्रकार से ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्था होती है उसी प्रकार से चीरा पद्धति भी अपनी जगह है। जो पुराने किसान है वो चीरे के पद्धति की मान से अफीम कर रहे हैं, लेकिन अब जो नए पट्टे दिए जा रहे हैं वो सब सीपीएस पद्धति के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। और सीपीएस पद्धति में भी सरकार को चाहिए कि किसान का कोई क्षति ना हो और समकक्ष जो जैसे है ना ऑफलाइन, जैसे चीरा पद्धति, तो चीरा पद्धति में जितना बेनिफिट किसान को लाभ के रूप में प्राप्त होता है, कमोबेश उतना ही लाभ उनको चाहे फिर भाव में देवे, चाहे फिर उसका अन्य किसी चीज में देवे। तो आपकी नई पॉलिसी को अगर किसान स्वीकार कर रहा है तो आप पुरानी पॉलिसी के समकक्ष लाकर के उसको खड़ा करो, ताकि किसान सीपीएस पद्धति को भी अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले और किसी प्रकार का विरोध और विवाद खड़ा ना हो। डोला चूरा नष्टीकरण को लेकर भी जो है एक बड़ा मुद्दा उठता है। जब आप विधायक थे तो उस वक्त भी किसान आपसे मिलते थे, तो क्या किस तरह सोचते हैं आप? डोला चूरा का नष्टीकरण एक पुरानी बात हो गई है और किसान बाय प्रोडक्ट है। देखिए, मेरा कहना है कि डोला चूरा में अगर आंशिक मात्र भी अगर ड्रग्स नहीं है, उसमें नशा नहीं है, तो उसको दोनों सरकारों को, भारत की सरकार को भी, राज्य की सरकार को लिहाज से देखना चाहिए कि किसान को जिस प्रकार से पोस्ता दाना में पैसा मिल जाता है, किसान को जिस प्रकार से अफीम की सब्जी को बेचने में जिस प्रकार से पैसा मिल जाता है, उसी प्रकार से डोला चूरा का तो काम आबकारी विभाग ने किया है। आबकारी विभाग ने लंबे समय तक ठेकेदारों को दिया है। डोडे की खुद की दुकानें सरकार की रही है, आबकारी डिपार्टमेंट की। तो इस पॉलिसी पर एक बार पुनर्विचार इसलिए होना चाहिए कि 2016 में इसको प्रतिबंधित किया था और उसके बाद भी किसानों का एक बड़ा आर्थिक लाभ का यह साधन है जो उसका बाय प्रोडक्ट है, और बाय प्रोडक्ट को किसान अगर फेंकता है उसको आर्थिक क्षति होती है। तो क्या आप भी आपकी तरफ से कोई पत्र जो है सलाहकार समिति की बैठक में पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, किसान आपके संपर्क में रहते हैं? मैंने कुछ अगर ऐसी समस्या आएगी और अगर किसान मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं सारी समस्या को एड्रेस करते हुए पूर्व विधायक के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भी डीएमसी कार्यालय पे अपनी बात पहुंचाऊंगा। पत्राचार तो मैं कर ही सकता हूँ और अन्य जनप्रतिनिधि बैठेंगे। सारे जनप्रतिनिधियों को सलाहकार समिति में किसान की आवाज बनना चाहिए। और वो किसान जो परंपरागत रूप से खेती करते हैं, अनुभव रखते हैं, और कई जनप्रतिनिधि जो हमारे अफीम की खेती को भले ही नहीं करते होंगे, लेकिन समस्याओं को इतनी बार उन्होंने सुन लिया है कि वो खुद भी उसको बहुत अच्छे से उस प्लेटफॉर्म पर जा करके भारत की सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो
सुना आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल जी सिसोदिया, जिनसे हमने बात की किस तरीके से सलाहकार समिति की बैठक होने जा रही है। साथ ही अगर बात करें तो किन किन मुद्दों पर इस समिति की बैठक में जो है बात होनी चाहिए किसानों को लेकर, और किस तरीके से लगातार जो है हम भी आपको अपडेट दिखा रहे हैं कि अफीम पॉलिसी 2025-26 को लेकर किस तरीके से लगातार बैठकें की जा रही है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।